हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी एज वेल एज टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस की क्लास लेकर, सामान्य विज्ञान की क्लास लेकर, जो ना सिर्फ रेलवे में जरूरी है, यूपी पुलिस या आने वाले आरपीएफ के एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं यूपीएससी लेती है, जिसमें भी जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक होगा साथियों, वो होगा बेसिक लाइट। आपने लाइट को कई बार पढ़ा होगा या आपने कई बार लाइट को बिना पढ़े छोड़ दिया होगा। आज जो क्लास होगी, लाइट को मैं 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। कम से कम मैं चाहता हूं कि मैं लाइट को 3 पार्ट दूं। 3 पार्ट देने का मतलब है कम से कम 3 डेज। जरूरी भी है क्योंकि एक तो टॉपिक बड़ा है, दूसरा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा, साथ दीजिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरा लास्ट तक कहना होता है कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाद में अभी क्वेश्चन करेंगे। क्लास जब ये कॉन्सेप्ट एंड हो जाएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इस बात का भरोसा रखिएगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस होती है, जब आप कहीं के कोई मॉलिक्यूल या कोई कण सा मतलब अपने एक मीन पोजीशन में, एक विराम अवस्था में, रेस्ट की पोजीशन में रुके हुए हैं, आपने उसमें कोई डिस्टरबेंस दे दिया, तो डिस्टरबेंस मतलब जो वो एनर्जी होगी, जो वो ऊर्जा होगी, वो किस रूप में बहेगी? वेव की फॉर्म में, तरंगों के रूप में चलेगी। तरंगे हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, वेव्स। एक हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंगे जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती थी। दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या कह सकते हैं उन्हें नॉन मैकेनिकल या अयांत्रिक तरंगे, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी। माध्यम से मतलब समझ रहे हो ना, मीडियम, कि जो सॉलिड, लिक्विड या गैस, जिसको मॉलिक्यूल चाहिए वो तो हो जाती थी मैकेनिकल वेव, जिसको नहीं चाहिए वो कौन सी होती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आ रहा है ना इतना? अब हमने जब मैकेनिकल वेव या हमने जब मीडियम वाली वेव्स की बात की थी कि जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, जिनको माध्यम की, दे नीड मीडियम, तो उसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? साउंड, कि ये ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, इनके बारे में जाना कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य, इनके बारे में एक एक चीज क्लियर की। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लाइट। तो एक चीज हमारी छूट गई जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक बच्चे ने पूछा था, सर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बताया, बाकी आपको किसी को याद नहीं रहा था। तो सिंपल सी मेरी बात है कि मैं लाइट के साथ आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके बारे में भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ा सा लाइट के साथ, फिर इसको एक सेपरेट लास्ट में अलग टॉपिक बनाकर भी कराऊंगा, बने रहिएगा। लाइट पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना होगा, क्योंकि लाइट से आप क्या समझते हैं? देखो, एक तो होती है विजिबल लाइट, जिसमें हम दृष्टि वाली लाइट जो होती है, जिसमें हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दृष्टि वाली या विजिबल लाइट होती है, ये एक बहुत बड़े पैकेज का छोटा सा हिस्सा होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो लाइट है वो एक बहुत बड़ा पैकेज है। उस पैकेज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें बहुत तरह की रेज कह लो या बहुत तरह की वेव्स होती हैं, और उन्हीं वेव में से एक छोटा सा हिस्सा होता है लाइट, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि हम लाइट वही समझते हैं जो जिससे हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नॉन मैकेनिकल होती हैं, दे डू नॉट नीड मीडियम, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं, निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। दूसरी बात, पिछली बार हमने वैक्यूम की स्पेलिंग गलत की थी, अब ठीक कर लीजिएगा, VACWM वैक्यूम, निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। अब इसमें आपने दो चीज पढ़ी, एक तो होती है इलेक्ट्रो, एक होती है क्या, चुंबकीय, मैग्नेट। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसमें मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीय प्रभाव भी होता है। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली या कह सकते हैं परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। परस्पर लंबवत का मतलब समझ रहे हैं? आपको याद होगा तो मैंने दो तरह की वेव बताई थी कि एक तो ये मान लो तरंग की दिशा है तो उसके साथ कैसी चलती हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के चलती थी ना, 90 डिग्री का एंगल बना के 90 डिग्री का, और 90 डिग्री को परपेंडिकुलर या लंबवत कहते हैं। तो ये इसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे क्या मान लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये चुंबक क्षेत्र, और ये कैसा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों में ये एक दूसरे से जब चलते हैं तो कंपन कैसा होता है, परपेंडिकुलरली होता है, लंबवत कंपन करते हैं। दूसरी बात, इनकी स्पीड, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से, प्रकाश की गति से। जो इनका वेवलेंथ होती है, बताई थी ना कि एक वेव जो पूरी एक चक्कर में, मतलब एक वाइब्रेशन करने में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है या एक तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे वेवलेंथ लैम्डा से दिखाते थे, तरंग दैर्घ्य है, उसकी रेंज होती है 10 की पावर -14 मीटर से लेके 10 की पावर 4 मीटर की, और फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति 10 की पावर 20 से 10 की पावर 4 हर्ट्ज। कहने का मेरा मतलब है, आप किसी दुकान पे जाते हो और दुकान पे जाने पे मान लो आपने कहा कि भाई हमें खाने के रेस्टोरेंट में गए आप 4-5 लोग मिलके, तो वो आपको एक कॉम्बो देता है कि सर हमारे पास एक कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो ऑफर में क्या है कि आप चारों के लिए सस्ते रेट में कुछ ना कुछ खाने का ज्यादा सामान मिल जाएगा। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये एक कॉम्बो है। क्या है, कॉम्बो। इसमें बहुत सारी कई तरह की तरंगें आती हैं, वो हम आगे देखेंगे। कई तरह की तरंगें आती हैं, उन तरंगों की जानकारी ये दे रखी है, उन सब की विशेषता क्या होती है। दे डू नॉट नीड मीडियम, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, माध्यम की आवश्यकता नहीं, निर्वात में भी चल सकती हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दे कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति से ट्रेवल करती हैं। और उनके, इसको याद कर लीजिएगा, जो वेवलेंथ की रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कितनी होती है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10 की पावर 20 से 10 की पावर 4। यहां तो कोई दिक्कत। अब मैं इस कॉम्बो में आपको मिलेगा क्या क्या, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, उसके बारे में बात कर रहा हूं। थोड़े बने रहिएगा, बहुत चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको लाइट पढ़ने से पहले ये चीजें जाननी जरूरी है कि लाइट आई कहां से, किस चीज का हिस्सा है लाइट। अरे हम तो सिर्फ उसकी बात करते हैं जो हमें दिखाई देती है, जबकि हमें चीजों को अच्छे से जानना है। और अगर हम अच्छे से चीजों को जान जाएंगे देन हमारे लिए बहुत इजी होगा। क्लियर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं तो समझिएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता आप लोग बिना कहीं लाइक नहीं करते हो। चलिए अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गामा रेज से। कौन सी किरणें होती हैं, इन्हें बोलते हैं गामा किरणें। सबसे पहले जो आती हैं वो कौन सी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, गामा किरणें। एक तरफ लिख रहा हूं इसका तरंग दैर्घ्य, एक तरफ लिख रहा हूं इसकी आवृत्ति, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। एक तरफ फ्रीक्वेंसी और एक तरफ तरंग दैर्घ्य, मींस वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ लैम्डा से शो कर रहा हूं। तो जो गामा किरणें होती हैं ये कहां से स्टार्ट होंगी, जहां से रेंज शुरू हुई है 10 की पावर 14 से लेके 10 की पावर -10 मीटर। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है गामा किरणों का वो इतना होता है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10, और फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 20 से 10 की पावर 18। दूसरी होती है एक्स रेज। एक्स रेज का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 10 की पावर -10, जहां से ये खत्म हुआ वो यहां से शुरू होता है 10 की पावर -8,
और इसका होता है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16। तीसरी होती है यूवी रेज। एक्सरे तो समझ जाओगे ना, एक्सरे जो होते हैं हमारे, यूवी मतलब पराबैंगनी किरण, जिससे कैंसर होता है, जिसे ओजोन लेयर रोक देती है, ओजोन परत। 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7, और इसका होता है 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14। समझिएगा मेरी बातों को थोड़ा सा और रुके रहिएगा। विजिबल रेडिएशन ये है आपका, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रकाश। विजिबल रेडिएशन जिसमें हमें दिखाई देता है, तो इसका जो तरंग दैर्घ्य वो होता है 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से लेके 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस रेंज में हमें दिखाई देता है, वो होती है 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। विजिबल लाइट, प्रकाश, स्टार बना लो इसे, अभी समझाऊंगा। फिर आ जाती है इंफ्रारेड। फिर क्या आ जाती है, इंफ्रारेड अवरक्त, जो हमारे शरीर में से या किसी भी जिंदा प्राणी के अंदर से जो गर्मी निकलती है, वो जो गर्मी, या कोई भी बॉडी गर्म होने के बाद में, कोई भी वस्तु गर्म होने के बाद में जब अपनी गर्मी को बाहर वातावरण एटमॉस्फेयर में छोड़ती है, तो वो किसकी फॉर्म में होती है, इंफ्रारेड। द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इसका होता है 7.8 इंटू 10 की पावर -7 से लेके 10 की पावर -3 मीटर तक, और 10 की पावर 10 से 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10 हर्ट्ज। इसके नीचे आ जाती हैं साथियों शॉर्ट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव नहीं होती जिनसे हम टेलीकम्युनिकेशन होता है, रेडियो किरण, तो रेडियो वेव या रेडियो तरंगे, इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। और उसके बाद में आ जाती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो अब आ जाते हैं वापस, मैंने क्या कहा था कि ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये एक कॉम्बो है। इसको हिंदी में भी आप यही लिखेंगे, स्पेक्ट्रम। ये क्या है साथियों, एक कॉम्बो है। इस कॉम्बो में इतनी तरह की किरण होती हैं। स्टार्ट कहां से होता है, 10 की पावर -14 से, और खत्म कहां पे होगा, जो लॉन्ग होगा 10 की पावर 4 मीटर तक। मतलब लास्ट में जो रेडियो वेव की वेवलेंथ होगी वो 10 की पावर 4 मीटर तक जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे पहले गामा किरण आ जाती हैं, फिर एक्सरे आ जाती हैं, फिर यूवी आ जाती हैं। तो ये सब प्रकाश की गति से ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन सिर्फ हम इतनी रेंज में चीजों को देख पाते हैं। अगर आने वाले प्रकाश या सूरज से जो भी गर्मी या रोशनी आ रही है, उसकी वेवलेंथ 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक है। उसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 आवृत्ति इसके बीच में है। तो इसमें हम चीजों को देख पाते हैं, इसमें हम चीजों को देख पाते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो किसका पार्ट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और एक खास फ्रीक्वेंसी, एक खास आवृत्ति और एक खास वेवलेंथ की चीजों को हम देख पाते हैं। क्लियर है? अगर इससे कम या ज्यादा होगी तो हम चीजों को नहीं देख सकते, वो हमारी विजिबल रेंज में नहीं होती। लाइट कहां से आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन वैल्यू को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, इसको वो लोग नैनोमीटर में बदल देंगे। नैनोमीटर समझते हो ना, 10 की पावर -9, वो इसको एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। दे कैन चेंज इट इनटू एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से क्या है कि आप इस वैल्यू को लर्न करो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइट। लाइट कहां से आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। अभी चीजें समझ में आने लगेंगी, ये उसी का छोटा छोटा पार्ट है। अगर इसको आप एंगस्ट्रॉम में बदलोगे, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं 10 की पावर -10 मीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर। तो ये वैल्यू है। तो अगर इसको एंगस्ट्रॉम में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो मतलब अगर आप इसको वैल्यू चेंज करने के लिए आए तो आप इसकी वैल्यू आराम से चेंज करके बता देना। अभी मीटर में याद कर लो 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर और 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इसकी रेंज में आप इसको अच्छे से याद कर लो। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाता है लाइट। तो लाइट के बारे में 2-3 चीजें पता चल गई हमें। प्रकाश कि ये किसका हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। पहले तो किसका हिस्सा है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का। दूसरी बात, इसे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसे ऊर्जा का भी रूप भी कह सकते हैं। डेट गिव्स अस सेंस ऑफ विजन, जो हमें क्या देती है, दृष्टि देती है। कहने का मतलब है लाइट वह ऊर्जा है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, जो हमें सेंस ऑफ विजन देती है। क्या होता है कि जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है, समझिएगा, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जब कोई लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी या परावर्तन हो जाएगी। और ये जो परावर्तित लाइट है उसे हमारी आंखें पकड़ लेती हैं, उसे हमारी आईज पकड़ लेती हैं और हम दुनिया को देख पाते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। और हम कौन सी लाइट को पकड़ के देख पाते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लो मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं क्योंकि ये जो CFL है, ये जो रॉड है, इसकी लाइट इस पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरी आंखें इसे पकड़ पा रही हैं रिफ्लेक्टेड लाइट को, और मेरे रेटिना पर एक इमेज बन रही है जिससे कि मैं इस बोर्ड पे बने अक्षरों को या इस बोर्ड को देख पा रहा हूं। उसके बाद में आ जाती हैं कि नेचर ऑफ लाइट। अब यहां से टॉपिक थोड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया है, बेसिक हो गया। डाल दीजिए लाइट की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रवृत्ति। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो दोस्तों तो कोशिश कीजिएगा, प्रवृत्ति या प्रकाश, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो देखो, पहले क्या माना गया था शुरुआत में कि जो लाइट है वो सिर्फ तरंग के रूप में होती है। कैसी होती है, सिर्फ तरंग के रूप में, कि वो एक वेव के रूप में चलती है। बाद में आइंस्टीन ने बताया कि वो सिर्फ तरंग के रूप में नहीं चलती, उसमें कण भी होते हैं, उसमें कण भी होते हैं, या कह सकते हैं उसमें पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है लाइट तरंगों की भी बनी होती है और लाइट में पार्टिकल भी होते हैं, और इन दोनों के होने की वजह से, लाइट में वेव और कण दोनों की होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की कैसी है, लाइट की दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि वो वेव की तरह से भी एग्जिबिट करती है, मतलब वेव की तरह भी रहती है, साथ साथ उसमें कण भी होते हैं। क्या हुआ कि लाइट, जो दुनिया में कुछ घटना होती हैं जो लाइट की वजह से होती हैं, वो कुछ तो वेव के कारण होती हैं और कुछ किसके कारण होती हैं, पार्टिकल के कारण। जैसे वेव के कारण कौन कौन सी होती हैं, लिख लो इन्हें, क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, समझ में आ जाएगा, रुके रहिएगा बस। रिफ्रैक्शन, फटाफट लिखिए। अपवर्तन, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग, की जो लाइट होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। डिफ्रैक्शन, जब लाइट छोटे छोटे किसी कोने वगैरह से टकराती है तो वो मुड़ जाती है, क्या बोलते हैं, विवर्तन, कल भी पढ़ा था साउंड में। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, पोलराइजेशन, ध्रुवण। ये जो कुछ फिनोमिना हैं, ये जो कुछ फिनोमिना हैं जो लाइट की वजह से होती हैं, वो कौन से नेचर से सॉल्व की जा सकती हैं, उनको समझ सकते हैं। लाइट को वेव मान के, आप प्रकाश को एक तरंग मान लो तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण, यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज फिनोमिना।
और अगर आप लाइट को कण मानोगे तो कण मान के आप कौन कौन सी चीजों को बता सकते हो? ये होती हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज पे लाइट डालते हो, आप किसी चीज पे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तो क्या होता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। लाइट डालने से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक होता है क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट, तो ये जो क्रॉम्पटन इफेक्ट है इसमें क्या है, वेवलेंथ में बदलाव आता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है उसमें बदलाव आता है। तो ये दोनों जो हैं वो लाइट को क्या मान के, कण मान के, और लाइट जिन कणों की बनी होती है उन्हें कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। लिख लो, जैसे हमारे अंदर, जैसे मान लो ये प्लास्टिक है, ये किसकी बनी हुई है, एटम की। इसके अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं ना, परमाणु, अणु, परमाणु। इसी तरह जो लाइट होती है, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स, उन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन्स। तो कण क्या होते हैं लाइट में, फोटोन। तो जो प्रकाश होता है उसकी दोहरी प्रकृति होती है, उसमें कण भी होते हैं, उसमें तरंग भी होती हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरी प्रकृति, लाइट की दोहरी प्रकृति। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में वेव, सारी चीजें क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं कहेंगे। अब कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट ये 29979222458 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप अप्रोक्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इसका जो पता लगाया था वो ओले रोमर नाम के साइंटिस्ट थे, डेनमार्क के। रोमर डेनमार्क के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1676 में सबसे पहले इसका पता लगाया था। उन्होंने क्या किया था, जुपिटर, जुपिटर एक प्लैनेट है ना, जुपिटर, और उसका एक सैटेलाइट है लो, उसका एक उपग्रह है सैटेलाइट, उसका जो रिलेटिव मोशन है, उसकी रिलेटिव मोशन की स्टडी की कि भाई वो कितनी देर में घूमता है, कब कब घूमता है, और उसका पता लगा के क्या बताया कि जो लाइट की स्पीड है वो सबसे पहले उन्होंने कोशिश की, फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने कोशिश की थी लाइट की स्पीड पता लगाने की, रोमर नाम के वैज्ञानिक ने। उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए और फिर ये लगभग स्पीड लाइट की मानी गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सन से अर्थ तक, सूरज से पृथ्वी तक जो लाइट आती है उसको आने में लगने वाला समय है 8 मिनट और लगभग 16 सेकंड। कहीं 8 मिनट 17 सेकंड भी लिखा होगा। मून से अर्थ पे जो लाइट आती है, मून पे से अर्थ पे रिफ्लेक्टेड लाइट आती है ना, क्योंकि मून पे, चांद पे खुद की लाइट तो है नहीं, वो तो सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसे लगता है 1.28 सेकंड, या कह सकते हैं 1.3 सेकंड। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, फटाफट उतारते रहिएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं नोट्स की भी, मतलब आपको बनवाने की, जो भी बोल रहा हूं आराम आराम से इसको बना लेना। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, इसे सब लोग भूल जाते हैं, शुरुआत में भी बताया था। प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस इन 1 ईयर बाय लाइट, मतलब एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ये पहले भी लिखवा चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में करोगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है
कुछ अब लाइट से जुड़ी हुई टर्म्स, जैसे जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन सी ऑब्जेक्ट्स? ल्यूमिनस, जिन्हें बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त मतलब खुद से दीप्त, जिनके पास खुद की लाइट होती है। दे हैव देयर ओन लाइट, इनके पास खुद का प्रकाश होता है। इनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी वजह से ये खुद की लाइट देती हैं। जैसे स्टार्स, सितारे या तारे कह सकते हो, या ये जितने बल्ब वगैरह होते हैं, जो बल्ब वगैरह घरों में हम जलाते हैं, CFL रॉड वगैरह जो होती हैं, इन सब के अंदर क्या होती है? खुद का प्रकाश होता है। दे हैव देयर ओन लाइट, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरी होती हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब अप्रदीप्त, जिनके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता। डू नॉट हैव ओन लाइट, खुद का प्रकाश नहीं होता। अब जब इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या करती हैं? ये दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं और फिर चमकती हैं। दूसरे को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं या परावर्तित करती हैं। जैसे आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण है ये बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड हुआ, मेरे हाथ का मार्कर हुआ, मैं खुद हुआ। अगर उनमें से कुछ लाइट वगैरह आ रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर खुद की लाइट नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, वो चीजों लाइट को परावर्तित कर दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि लाइट उनके अंदर से आ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चांद भी है, मून। सोचते हैं चांद चमकता है, उसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता, वो तो दूसरा जो सन होता है सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में आ रही है ये चीज? तो दो तरह की ऑब्जेक्ट होती है खुद के अंदर, दोज हैव देयर ओन लाइट, ल्यूमिनस, जिनके पास खुद का नहीं होता, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, नॉन ल्यूमिनस। इसके अलावा जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जो अपने अंदर से लाइट को जाने देती हैं, उसके बेसिस पर भी तीन तरह की होती हैं। लाइट को जाने देंगी या नहीं जाने देंगी। दोज हु लेट द लाइट और दोज हु डू नॉट लेट द लाइट पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से जाने देती है नहीं जाने देती। तो ये तीन तरह की होती है। पहली ट्रांसपेरेंट, पहली कौन सी होती है? ट्रांसपेरेंट, जिन्हें क्या बोल देते हैं? पारदर्शक। जैसे एक कांच है, ये क्या है? व्हाइट कांच, सफेद कांच, साफ वाला जो होता है, व्हाइट ग्लास। अब इसके अंदर से लाइट क्या होगी साथियों? आएगी और बिना रुके सीधी चली जाएगी। तो ये अपने अंदर से लाइट को जाने देते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। इनकी कोई शेडो नहीं बनती, नो शेडो। इनकी कोई शेडो वगैरह या छाया वगैरह नहीं बनती। दूसरी होती है ट्रांसल्यूसेंट, अर्ध पारदर्शक। हिंदी में अर्ध लिखते ही समझ में आ गया होगा, अर्ध पारदर्शक। तो अर्ध पारदर्शक क्या होती हैं? कि ये सम लाइट को जाने देती हैं, कुछ प्रकाश को। इनके अंदर से कुछ धीमा धीमा प्रकाश चला जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा, किसी कागज पर तेल लगा दो, किसी कागज पर क्या लगा दो? तेल या ऑयली पेपर। तो ऑयल वाले पेपर को आप ऐसे रखोगे सूरज के सामने या किसी भी चीज के सामने, तो उसमें से लगेगा कि थोड़ा ना थोड़ा प्रकाश जा रहा है। जैसे व्हाइट पेपर भी है, तो ये बिल्कुल अगर हल्का वाला पेपर है तो ये लाइट को जाने देता है। तो ऐसों को क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कुछ लाइट को, कुछ प्रकाश को जाने देता है, पूरे को जाने नहीं देता, जबकि ये पूरे को जाने देता था। और लास्ट होती है ओपेक। क्या होती है? ओपेक। ओपेक को बोलते हैं अपारदर्शक। इसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शक। कहने का मतलब ये लाइट को कुछ भी नहीं जाने देती, ये बिल्कुल रोक देती हैं। डू नॉट लेट लाइट पास, मतलब प्रकाश को रोक देती हैं, जाने नहीं देती अपने अंदर से। या तो क्या करेंगी? ये पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, या तो उसकी तरीके से पूरी तरीके से क्या कर लेंगी? सोख लेंगी, या क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर देंगी। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं?
अपारदर्शक, इनके आर पार नहीं देख सकते, इनके आर पार देख सकते हैं, इसमें कुछ देखा जा सकता है और इसमें बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आगे बात आती है कि जब किसी लाइट सोर्स के बीच में, मान लो यहां पे कोई खंबा है, यहां पे क्या है, कोई एक खंबा है, ठीक है, पोल है, लाइट का पोल, उस पे एक लाइट लगी हुई है, यहां पे कोई बीच में एक ट्री आ गया, यहां पे क्या आ गया, एक ट्री आ गया, इससे लाइट निकली और यहां पे ट्री की वजह से क्या बना, इसका छाया बनी, क्या बनी, इसकी शेडो बनी, परछाई बनी, या क्या बनी, छाया। तो बेटा छाया के दोस्तों दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल डार्क वाला हिस्सा, बिल्कुल अंधेरा, डार्क, बिल्कुल अंधकार कह लो या डार्क। मिडिल पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं अंबरा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंबरा, और हिंदी में बोलते हैं प्रच्छाया। क्या कहते हैं इसको, प्रच्छाया। उसके चारों तरफ एक हल्का हल्का लाइट वाला रीजन होगा, मींस कम प्रकाश, लेस लाइट वाला, कम प्रकाश वाला क्षेत्र, इट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपज छाया, उपज छाया। ये शेडो की बात बता रहा हूं, शेडो, परछाई जो बनती है, अगर किसी प्रकाश के रास्ते में, किसी लाइट सोर्स के रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो ये क्या करता है कि उसकी छाया कुछ इस तरह की बनती है। आपने देखा भी होगा कि जो बीच वाला हिस्सा होता है वो बहुत अंधकार या गहरा होता है, डार्क होता है, उसे क्या कहते हैं, अंबरा, और जो लाइट वाला उसके आसपास थोड़ा होता है, कम प्रकाश वाला, वो ज्यादा अंधकार नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा या उपज छाया, उपज छाया। स्टडी ऑफ लाइट, जो लाइट को पढ़ा जाता है, लाइट की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइट या इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, पदार्थ के साथ प्रकाश का संबंध, प्रकाश का अध्ययन, इस साइंस को कहा जाता है ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स। तो यहां से अभी आपको 4-5 चीजें क्लियर हुई, क्योंकि अब हम जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तरफ। क्या क्या क्लियर हुआ साथियों अभी आपको, एक तो लाइट आई कहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम नाम का एक कॉम्बो था, उसके अंदर कई सारी चीजें निकली, उसमें से एक डब्बे में एक खास वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के बीच में एक डब्बा जो निकला, उसमें से लाइट निकली जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसकी साथ कई चीजें थी, उसकी स्पीड थी, सबसे ज्यादा उसकी स्पीड वैक्यूम में होती है, वैक्यूम मतलब निर्वात, वो एक ट्रांसवर्स वेव है। कैसी तरंग है वो, लाइट कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ, क्योंकि मैंने बताया था ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये एक दूसरे के कैसे वाइब्रेट करते हैं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली। फिर आगे जाना हमने कि सूरज से कितना टाइम लगता है, चांद से कितना टाइम लगता है, उसके बाद में हमने ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक, अपारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक की बात की। अब आ जाते हैं, फिर शेडो देखा, अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लिख लीजिए, सम फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट, सम फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट। देखो मेरा काम है बेसिक कराना, जो मेरा मन होता है सोच के कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, बच्चा मैं वैसे ही कराता हूं। माफ कीजिएगा किसी को इतना समझ में नहीं आया हो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इतने सारे आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी साउंड नहीं, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने ध्वनि में पढ़ा था, साउंड में पढ़ा था कि साउंड किसी चीज से टकरा के क्या होती है, वापस सेम मीडियम में आ जाती है। इसी तरह क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहते हैं कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, किसी चिकनी सतह से टकराती है, मान लो ये कोई चिकनी सतह है,
ये क्या है? चिकनी सतह और स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ये क्या है? मीडियम 1, माध्यम 1, मीडियम 1 या माध्यम 1। कहते हैं जब लाइट यहां से चली गई तो वो टकरा के वापस इसी मीडियम में आ गई। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन हिटिंग अ स्मूथ सरफेस। सिंपल सा है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो वो जैसे टेनिस की बॉल किसी दीवार से टकरा के वापस आ जाती है ना, इसी तरह जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वो अपने सेम मीडियम में, पुराने वाले माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल से डाल दीजिए, किसी चिकनी पृष्ठ या सतह से टकराकर लाइट का वापस पुराने माध्यम में लौट आना, प्रकाश का परावर्तन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस। यहां तो कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन जो होता है ये मेनली दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है। एक तो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कैसा होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप प्रसारणीय परावर्तन भी कह सकते हो हिंदी में। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर मतलब नियमित, नियमित परावर्तन। समझिएगा, देखो मान लेता हूं कि ये आपको भी बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा होगा। ये बोर्ड आपको स्मूथ, चिकना दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल चिकना या स्मूथ। लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से लेके देखोगे, या ये पेपर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चिकना। लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो इस पे छोटे छोटे खड्डे खड्डे से बने होंगे। क्या बने होंगे? इस तरह के खड्डे से बने होंगे। जबकि जो बिल्कुल बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस होता है, जैसे कि मिरर, जैसे कि मिरर, जो दर्पण होता है जिसमें हम अपना सुबह सुबह फैशन करते हैं, चेहरा देखते हैं, ये क्या होता है? ये बिल्कुल चिकना होता है। तो जब लाइट इस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या चली जाती है? अलग अलग दिशाओं में। देख रहे हो ना, कोई कहीं जा रही है लाइट, कोई कहीं जा रही है, कोई एक डायरेक्शन में जा रही है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ रफ सरफेस इट रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो रही है। तो इसको क्या बोलती है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और हम जो चीजें देख पाते हैं ना, हम जो चीजें देख पाते हैं वो इसकी वजह से देख पाते हैं। लिख लेना, जो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं ना, वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट्स, इट इज ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब अगर लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक ही डायरेक्शन में चली जाए, एक ही डायरेक्शन में लाइट चली जाए, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई, इसे क्या कहा जाता है? नियमित परावर्तन या प्रसारणीय, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो अलग अलग दिशाओं में जाता है इसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां तो कोई डाउट? अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आपको समझना जरूरी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के, प्रकाश परावर्तन के नियम, इसको समझिएगा। दो नियम है। लॉ नंबर 1, फर्स्ट लॉ। पहला लॉ कहता है, देखो मान लो ये कोई सतह है, ये कोई सरफेस है, ये क्या है? कोई सतह है और इट इज अ सरफेस। इस पे एक 90 डिग्री की जो लाइन है, एक 90 डिग्री की लाइन, 90 डिग्री की, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इट इज कॉल्ड अभिलंब। अब एक लाइन, इसको नॉर्मल कह देंगे। अब इसके साथ आपने लाइट डाली, आपने क्या किया? कुछ इसके साथ कुछ एंगल बना के,
इसके साथ कुछ एंगल बना के आपने क्या डाली, लाइट डाली। तो ये जो लाइट आपने डाली इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे या आपतित रेखा। आपतित रेखा, जो लाइट हम किसी सतह पे डालते हैं उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है या आपतित रेखा। बीच वाले को हमने जाना था, क्या कहा गया था, नॉर्मल या अभिलंब 90 डिग्री का। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी ना, ये आई और ये गई, ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसको किरण कर लो, अपतित किरण, और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। अब देखो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। क्या कहा जाता है, आपतित कोण। याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बनता है, इस आई और इस नॉर्मल, आई और एन के बीच में। कहने का मतलब आपतित किरण जो आप आ रही है और अभिलंब के बीच में, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित या परावर्तन कोण किस किस के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एन और आर के बीच में। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो तीनों रेखा हैं, इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल जो 90 डिग्री वाली है, और रिफ्लेक्टेड रे, लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये अगर एक पेज पे खींच रहे हो तो तीनों की तीनों जो ये लाइंस हैं, किरणें, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन या एक ही पेज पर आएंगी, एक ही तल पर इनको रखना पड़ेगा। तो आपतित कौमा अभिलंब कौमा परावर्तित किरण समान प्लेन पर, समान तल पर, एक ही जगह पर। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप इंसिडेंट को ले आओ और यहां पर आप क्या किसको ले आओ, रिफ्लेक्टेड को। इनको आपको एक ही तल या एक ही प्लेन पर रखना पड़ेगा। क्लियर है। सेकंड लॉ कहता है, दूसरा नियम, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, आई का मतलब है इंसिडेंस, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। कहने का मतलब है आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इधर बचा हुआ कितना हो गया, 60 डिग्री। इस तरीके से इसको आप अच्छे से समझ रहे हो ना। एक काम करो, तुम लोग बात कर रहे हो, मैं बंद कर दूं क्लास को यहीं पे, तुम लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हो गया ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सबके सब कहां आते हैं, सेम प्लेन पर। आपतित अभिलंब और परावर्तित किरण समान तल पर। और आपतित कोण किसके बराबर होता है, परावर्तित। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो जाता है परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो होते हैं, पहला तीनों एक ही समान तल पर होंगी, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलिए, इसको सब लोग नहीं समझेंगे मुझे पता है, जो समझेगा उसके लिए अच्छा रहेगा, नहीं समझेगा तो फिर जैसे छोड़ देते हैं चीजों को, अभी भी छोड़ दोगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अब आ जाते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, परावर्तन सतह दो तरह की होती हैं जो हमें मिलनी पड़ती हैं। एक होती है प्लेन, समतल, जैसे आप जो सुबह उठ के चेहरा देखते हो ना, जिसमें वो जो होता है वो प्लेन होता है, समतल,
वो पीछे से मुड़ा जुड़ा नहीं होता। दूसरा होता है स्फेरिकल, गोल। गोलिये में आप पढ़ोगे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल, अवतल, उत्तल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसमें हम कौन सा पढ़ना है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्लियर है? तो सबसे पहले प्लेन मिरर डाल दीजिए, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा रिफ्लेक्शन। दो तरह की सतह होती हैं, एक तो सिंपल ऐसी जिसे क्या बोलोगे? समतल, और एक मुड़ी या जुड़ी होती हैं अंदर की तरफ केव, गुफा बने तो क्या हो जाएगा? कॉन्केव, अवतल। और इस तरह से, इस तरफ से रिफ्लेक्शन हो, अंदर की तरफ कोटिंग हो जाए तो क्या बोल देंगे उसे? कॉन्वेक्स और उत्तल। एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दोनों को याद मत करना। अगर अंदर की तरफ, भाई ये गुफा तो है, दिस इज अ केव। इफ यू आर, अगर आप एक गुफा में जा रहे हो, केव में जा रहे हो, तो नाम क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और दूसरा अपने आप क्या बचेगा? इसका उल्टा कॉन्वेक्स। दोनों को याद करोगे कंफ्यूज हो जाएगा। तो डाल दीजिए रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखो, जो ये समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्लेन मिरर या समतल दर्पण, ये सिंपल एक कांच होता है, कांच के पीछे कोटिंग कर दी जाती है। पहले मरकरी, सिल्वर की कोटिंग की जाती थी, टिन की भी की जाती थी, आजकल एल्यूमिनियम की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाएगी। अब जब लाइट इस पे डाली जाएगी तो ये लाइट को क्या करेगा साथियों? परावर्तित करेगा, और परावर्तित करके ये क्या बनाएगा? इधर क्या रहेगी? वस्तु। समझिएगा, एक होती है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनेगा वो मिरर में अंदर की तरफ बनेगा, उसे कहते हैं इमेज। इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई प्लेन मिरर है, कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, एल्यूमिनियम लिख लेना इसे, तो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो किस किस तरह का बनता है। तो आप बताते रहिए किस किस तरह का बनता है। सारा बताऊंगा बिल्कुल सही। देखो, पहली बात डाल दो प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। नंबर 1 कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज साइज। मतलब वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ही प्रतिबिंब का आकार होता है। प्रतिबिंब का आकार सिंपल समझ में आ गया। पहली कैरेक्टरिस्टिक कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा क्या होगा? उसके प्रतिबिंब का आकार होगा। ऐसा नहीं मेरा मुंह बड़ा है आ जाए उसमें छोटा, ऐसा नहीं होने का। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात कि जो इमेज होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? आभासी और सीधा। मतलब अगर मेरा सर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही दिखेगा अगर मैं चेहरा देखूंगा। और आभासी का मतलब आप समझ लीजिए, इसमें आप कंफ्यूजन होते होंगे, तो मैं इसको आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में समझाऊंगा। अभी थोड़ा समझ लीजिए। मान लो ये एक क्या है? मिरर है। इसमें मैंने कुछ ये किरण डाली। इन किरणों का क्या हुआ कि एक तो हुआ कि ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट हुई और इस पॉइंट पे मिल गई। जब ये किरण एक्चुअल मिलती हैं, सच में मिलती हैं, तो उस समय हम क्या कहते हैं? रियल इमेज, वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरे टाइप में क्या होता है
कि ये असल में नहीं मिलती, एक्चुअल में नहीं मिलती। इन्हें हम पीछे की तरफ करते हैं, मान लो ऐसी चली गई, वापस आ गई, अब इन्हें पीछे की तरफ खींचे तो लगेगा ना, मतलब ये ऐसी चलेगी, मान लो कि ये कहीं पे मिल रही हैं। अगर वो एक्चुअल में मिल रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज, वास्तविक। और अगर वो हमें सिर्फ प्रतीत हो रही हैं, हमें लग रहा है दे आर मीटिंग बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो इसकी जो इमेज होती है शीशे में, जो हम चेहरा देखते हैं, इसमें जो लाइन होती हैं वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहीं पे नहीं मिलती, इसलिए वो कैसी होती है, वर्चुअल, आभासी। और सीधी मतलब सर ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैं और भी समझाऊंगा, परेशान मत होना, ये मिरर में और अच्छे समझाऊंगा। तीसरा होता है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में एक सेकंड क्या कहते हैं देख लो, पार्श्व उल्टा। क्या कहते हैं, पार्श्व उल्टा। मतलब लेफ्ट कैसे लगता है राइट, राइट कैसे लगता है लेफ्ट, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा। हाथ उठाओगे तो ये हाथ उठेगा प्रतिबिंब में, तो इसमें इमेज क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन होता है, पार्श्व उल्टा होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कहने का मतलब साथियों कि मान लो यहां पे आप खड़े हो 1 मीटर आगे, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी अंदर कितनी होगी, 1 मीटर। मतलब आपकी मिरर से जितनी दूरी है, आपके प्रतिबिंब इमेज की भी उतनी होगी। तो आपके और इमेज के बीच में कितनी दूरी हो गई, 1 और 1 2 मीटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है आपने कि वस्तु का आकार, प्रतिबिंब, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल होता है। जो इमेज होती है प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब, हिंदी में भी वाले आप लोग इंग्लिश में भी समझा करो, वो वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी एंड सीधी होती है। लेटरल इन्वर्जन होता है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, पार्श्व उल्टा हो जाता है। और जितनी ऑब्जेक्ट उसके आगे है उतनी ही प्रतिबिंब इमेज भी पीछे होती है। तो अगर ये 1 मीटर आगे है तो वो भी पीछे की तरफ कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है इसका कि मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v गति से चल रही है, जैसे मान लो आप यहां पे खड़े थे और आप 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ चलने लगे, तो जो आपकी इमेज होगी वो पहले यहां पे थी, तो वो इससे डबल 20 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आएगी। कहने का मतलब अगर आप v गति से, इफ यू आर मूविंग विद v स्पीड टुवार्ड्स मिरर, आप मिरर की तरफ कैसे जा रहे हो, v स्पीड से, तो जो आपकी इमेज होगी वो आपकी तरफ कैसे आती दिखाई देगी, आपसे डबल 2v स्पीड से। लिख लीजिए इसको, अगर आपकी 10 है तो इमेज कैसी दिखाई देगी आपको, 20 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट आ जाता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी, वो इंफिनिटी होती है। कितनी होती है, इंफिनिटी। मतलब इसकी पावर कितनी होती है, 0, शक्ति 0 होती है। अगर आपको पूरा फुल ऑब्जेक्ट देखनी है, फुल ऑब्जेक्ट, पूर्ण वस्तु देखनी है, तो जो मिरर का साइज होगा, मिरर साइज शुड बी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर आपको पूर्ण वस्तु देखना है तो जो दर्पण का साइज होगा, दर्पण वो कम से कम आधा होना चाहिए वस्तु की ऊंचाई के, वस्तु की ऊंचाई। कहने का मतलब है किसी चीज की ऊंचाई 4 मीटर है और आपको कितना मीटर का मिरर लेना हो कि वो पूरा का पूरा दिखाई दे जाए, 4 मीटर की वो चीज दिखाई दे जाए, तो कम से कम इसका आधा कितना मीटर होना चाहिए, मिरर या दर्पण 2 मीटर कम से कम होना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु की पूरी इमेज देखना चाहते हैं तो मिरर कितना होना चाहिए, कम से कम 2 मीटर का होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कराऊंगा पूरे को।
कितना होना चाहिए? 2 मीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, मान लो ये कोई मिरर है, ये क्या है? कोई मिरर। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, समझ रहे हो ना, I। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, R। अब क्या किया कि इंसिडेंट रे को आपने ऐसे रखा, आपने आपतित रेखा को ऐसे रखा और आपने इस मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया। कितना डिग्री घुमा दिया? पहले यहां पे था, अब आप कहां पे ले आए? M2 पे। और मान लो आपने थीटा कितना घुमा दिया? थीटा। तो इफ यू रोटेट अ मिरर बाय थीटा, अगर आप किसी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो क्वेश्चन आता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, ये 2 थीटा से घूम जाती है। ये परावर्तित किरण जो होगी ये कितने डिग्री से घूम जाती है? 2 थीटा, डबल। कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। मान लेते हैं अगर आपने 20 डिग्री से घुमाया तो ये कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री से घूम जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप किसी इंसिडेंट रे को, इफ यू आर टेकिंग अ इंसिडेंट रे एज कांस्टेंट एंड रोटेटिंग अ मिरर बाय थीटा डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा। अगर आप सबको साधारण रख के इंसिडेंट रे को, किसी दर्पण को घुमाते हो, किसी मिरर को रोटेट करते हो, तो वो डबल, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, परावर्तित किरण, वो डबल रोटेट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब लास्ट 2 टॉपिक, मतलब 2 और रह गए पॉइंट, 8वां और 9वां। बच्चा लिख लो, इतना सारा एक जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। इनको बस शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो कि अगर आप थीटा से घुमाओगे मिरर को तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगी? 2 थीटा, जबकि इंसिडेंट पे कोई असर नहीं आया है। अगला पॉइंट है, मान लो कि 2 मिरर हैं, एक M1 क्लियर है और ये M2। इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ रख दिया कुछ एंगल बना के, तो कितनी इमेज बनेंगी? यहां पे कोई वस्तु है तो आपसे पूछा है कितनी इमेज या कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर आपने किसी 2 या 3 या 4, जितने भी आपके पास मिरर हैं, हम 2 मिरर की बात करेंगे, उनको आपने किसी एंगल पे रख दिया तो कितनी इमेज बनेंगी? उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले क्या करो? 360 अपॉन थीटा। ये जो भी आया है, ये थीटा मतलब 50 डिग्री है, 60 है, जो भी दिया गया है, उसको क्या करो? डिवाइड करो। अब 2 केस बनेंगे। अगर मान लो ये इवन आ जाता है, क्या आ जाता है? सम। जैसे मान लो थीटा कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो क्या आ गया? 4 मतलब इवन होता है? होता है, नहीं होता है? तो जो इमेज होंगी, प्रतिबिंब, वो हो जाएगा 360 अपॉन थीटा -1, मतलब 4 - 1, कितनी इमेज? 3। अगर आप 2 एंगल को, 2 मिरर्स को 90 डिग्री पे ज्वाइन कराते हो और आप एक वस्तु को यहां पर रख देते हो, मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं, तो मेरे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 360 अपॉन थीटा -1, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ लीजिएगा, अगर आप एंगल जो दिया हुआ है उसको 360 से डिवाइड, 360 को उससे डिवाइड करते हैं और वैल्यू क्या आती है? इवन मतलब सम संख्या आती है। जैसे 90 से करने पे कितने आया? 4, तो 1 माइनस कर देना, इतने प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये क्या है? ऑड आए, विषम। ऑड मतलब ऐसे कि आप 40 डिग्री पे रख रहे हो, तो 40 से कितना हो गया? 9, तो 9 क्या होता है? ऑड या विषम होता है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी? इतनी रहेंगी, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 90 की जगह क्या कर देते हो एंगल को? 40 डिग्री, तो सेम टू सेम रहेंगी 9। दोनों केस समझ में आ गए? तो एक को याद कर लो कि इवन के केस में -1 कर देते हैं और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ऑड के केस में कुछ नहीं करते, वैसे का वैसे रहने देते हैं। इसमें एक तीसरा स्पेशल केस भी होता है, इसमें एक तीसरा स्पेशल केस भी होता है। अभी मतलब ये ऑब्जेक्ट आपने कहीं भी रख दी है। अब एक केस समझ लो, मान लो ये 2 मिरर हैं, ये क्या है? 2 मिरर, ये है M1, ये है M2, ये 2 दर्पण हैं, एक M1 एक M2। इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री है? 40 डिग्री।
और आपने वस्तु को यहां पे रख दिया। ये रख रहे हो क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है, इधर भी 20 डिग्री, इधर भी 20 डिग्री, मतलब समद्विभाजक, जिसे बोलते हो ना आप एंगल बाइसेक्टर। तो अगर आपने वस्तु को एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, एक तो तरीका आप इधर रख दो कहीं पे, तब तो यही होगा फॉर्मूला। लेकिन अगर आप एंगल बाइसेक्टर पे रख देते हो, तब भी जो इमेज होंगी, प्रतिबिंब होंगे, दे विल बी 360 अपॉन थीटा -1, मतलब 9 में से 1 घट गया, कितना? 8। कहने का मतलब समझ गए ना आप कि अगर ये 360 अपॉन थीटा ऑड आता है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे कह रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखी हुई है? एंगल बाइसेक्टर पे रखी हुई है। इट इज प्लेस्ड एट समुद्विभाजक। तो सिंपल सी बात है, 1 माइनस कर देना। जब क्वेश्चन करोगे ना अभी, तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रह जाएंगी। क्लियर है? अब यहां लास्ट आ जाता है इसका यूज। तो 2 जगह इसका यूज होता है। एक होता है, कई जगह यूज होता है, एक तो हम फैशन वाले में जो मुंह देखने में यूज करते हैं, इसका फैशन में करते हैं ना। दूसरा एक कैलियोडोस्कोप होता है, KALEI, कैलियोडोस्कोप, आपने स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाया होगा। बहुरूपदर्शी, इसमें क्या होता है? 3 मिरर होते हैं। कितने मिरर होते हैं? 3 मिरर, 3 दर्पण, और 3 दर्पण के बीच में 60 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री पर एक दूसरे से चुपके रहते हैं। तो ऐसे एक उसमें बंद कर देते हैं इसको। ऐसा मान लो 3 मिरर हैं, इस तरह से बंद कर दिया इसको एक ट्यूब में, और इसके बीच में रंगीन कांच रख देते हैं। एक तरफ से देखते हैं तो हमें कांच की जो है अलग अलग वैरायटी, मतलब अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। दूसरा होता है पेरिस्कोप। ये कुछ यूज हैं। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को कहते हैं, पेरिस्कोप को कुछ कहते हैं हिंदी में परिदर्शी। परिदर्शी, इसमें क्या होता है दोस्तों? 45 डिग्री पर रहते हैं। 2 मिरर कितने डिग्री पर रहते हैं? 45 डिग्री पर। इसमें क्या होता है? एक नली सी होती है ऐसे, इस तरह से मान लो। अब आप किसी पनडुब्बी में हो, या आप किसी बंकर में हो, फौज में हो, और आपको बाहर देखना है, युद्ध चल रहा है, कि बाहर क्या हो रहा है। तो आप एक ऐसी नली से निकालोगे और बाहर की चीज इसमें इमेज बनती हुई आपकी आंख तक पहुंच जाएगी। तो ये कुछ काम होते हैं जहां पर जो ये है अपना प्लेन मिरर, समतल मिरर उसका काम आता है। एक तो अपने चेहरा देखने में, कैलियोडोस्कोप में बहुरूपदर्शी अलग अलग तरीके के रंग दिखाती है। पेरिस्कोप परिदर्शी में पनडुब्बी, सबमरीन से बाहर देखने के लिए, या बंकर वगैरह जो होते हैं सोल्जर्स, उससे बाहर देखने के लिए। क्लियर है ये? बताओ लाइट का जो आज पढ़ाया, पहले बेसिक बताया, उसके बाद में रिफ्लेक्शन। कल हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कर ले, बताओ फटाफट। अब बताओ सच में समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले तो जल्दी बताओ। भाई मैंने तो पूरी कोशिश की, पर आप लोग लाइक नहीं करते। फिर भी कल हम लोग कॉन्वेक्स कॉन्केव करेंगे, और जब इसमें से क्वेश्चन आएंगे तब असल में इस क्लास की वैल्यू समझ में आएगी। बताइए जल्दी फटाफट। शाबाश, लाइक कर दीजिए, अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, साइंस कमजोर होती है, छोड़ देते हैं कुछ लोगों की। बाबू कम से कम 2 बार देखना इस वीडियो को। मैं कह रहा हूं लाइट, साउंड, ये ऐसी बेसिक चीजें हैं, बड़े हो जाओगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे पूछेंगे तो कहोगे क्या हमें ना पता, तो बच्चे हंसेंगे। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तो पता है तुम लोग पढ़ोगे तो नौकरी मिल जाएगी इस बार, कोई टेंशन ही नहीं है। इतनी ज्यादा वैकेंसी है, और सच में जो वो होते हैं ना सीरियस पढ़ने वाले, वो कम होते हैं। और पहला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, शाबाश शाबाश। लाइक कर दीजिए, देखिए बच्चे सब लोग इससे, और शेयर ईमानदारी से अपने साथियों के साथ। देखो क्वेश्चन इतने मजेदार है ना, आप लोग अभी वाह वाह करोगे, रुके रहना, एक भी कम मत होना।
कीजिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इज डैश डैश। लाइट क्या है, कौन सा प्रकाश है? मैकेनिकल ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्गिट्यूडनल, इनमें से कोई नहीं। मतलब यांत्रिक अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय अनुदैर्ध्य। शाबाश। देखो कहता हूं लाइक के लिए, कर देते हैं डिसलाइक। क्यों भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। लाइट कैसी वेव है? सेकंड क्वेश्चन लगाइए सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ साथ ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। आपको बताया था ना, विद्युत चुंबकीय प्लस अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय भी है और साथ साथ अनुप्रस्थ भी है, अभी समझाया था। अनुप्रस्थ क्यों है? क्योंकि तरंग की दिशा में जो पार्टिकल हैं वो कैसे कंपन करते हैं? 90 डिग्री। कैसे लेते हैं? 90 डिग्री अभिलंब, परपेंडिकुलरली। और जब परपेंडिकुलरली करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट डैश टू ईच अदर इन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कैसे कंपन करते हैं? जल्दी बताइए। शाबाश, नाइस, वेरी गुड, ऑसम। बेटा बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। शाबाश। नहीं हो रही ठीक? कोई बात नहीं बेटा, कनेक्शन बेल्ट है। आप आंसर करो, बिल्कुल सही। कैसे करते हैं? परपेंडिकुलरली। अभी बताया ना 90 डिग्री का एंगल। ये मान लो मैग्नेटिक, ये क्या हो गया? चुंबकीय। हटा दीजिए सर क्वेश्चन, ये चुंबकीय हो गया और ये क्या है? करंट। तो एक दूसरे से कैसे करते हैं? विद्युत। ये दोनों 90 डिग्री पे करते हैं। वेरी गुड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 सर। बेटा जाना नहीं है, आप लोग समझिए कुछ चीजों को, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वेवलेंथ रेंज, देखो मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखी है, एंगस्ट्रॉम में बताओगे आप लोग। वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? शाबाश। तो मैंने बताया था 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम और 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 हर्ट्ज। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही। लिख लो। शाबाश। जिसका बर्थडे है उसको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और फर्स्ट क्लास है, दिल से धन्यवाद। बहुत तरक्की करें आप सभी। अच्छा लग रहा है ना? गुड गुड। बेटा एक बात और, हमारी रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। टेस्ट सीरीज खरीदिए, हमारी रेलवे की टेस्ट सीरीज हम सब लोगों ने बहुत समझदारी से बनवाई है। आप लोगों को निश्चित ही बहुत ज्यादा फायदा होगा, निश्चित ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सही बाबू, टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं, उससे हमारी कुछ हेल्प भी होगी, आप लोग कर पाओगे और साथ साथ आप लोगों का भी फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखो मैंने आपको बताया था 3.9 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जब इसको 3 और पावर बदल देंगे, इसमें इसको -10 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3900 एंगस्ट्रॉम। ये कई सारी यूनिट होती हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में ये हो जाएगा। इसको नैनोमीटर में करेंगे, जितना ऊपर माइनस बढ़ते जाएंगे ये हो जाएगा 780 नैनोमीटर, अगर नैनोमीटर की बात करोगे। और ये फ्रीक्वेंसी 14 बार है, अच्छे से याद कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया? बी। शाबाश। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाबू, बोथ लैंग्वेजेस में। इनको याद कर लेना, मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लाइट लाइज बिटवीन, जो लाइट है वो किस किस के बीच में पड़ती है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। सर 33 लगाइए बेटा। हमारी वेबसाइट पे जाइए, लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से रेलवे की टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। एक नंबर भी दिया हुआ है आपको 7023333675, उस पर कॉल कर लीजिए। किस किस के बीच में आती है बताइए फटाफट। 299 रुपए में बाबू, कुछ भी कॉस्ट नहीं है अगर आप देखोगे तो। ऐसे तो हम 100 रुपए भी रखेंगे, उसको भी आप कहोगे। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही। आपको मैंने बताया था अल्ट्रा, हटा दीजिए सर, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, पराबैंगनी और अवरक्त के बीच में, पराबैंगनी और अवरक्त के बीच में यहां पे क्या मिलती है आपको? विजिबल लाइट, प्रकाश, विजिबल लाइट या प्रकाश। और ये तरंग दे रही है बढ़ते हुए क्रम में, तरंग दे रही है बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। ओके, यहां पे गामा आ जाता है, एक्सरे आ जाता है, यूवी, फिर क्या आती है? विजिबल। तो यूवी और इंफ्रारेड के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, तेज सर। लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर बिकॉज इट कंसिस्ट, लाइट की दोहरी प्रकृति होती है क्योंकि उसमें क्या क्या होता है? 7023333675। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 सर जल्दी जल्दी लगाइएगा बेटा। लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि उसमें वेव भी होती है और पार्टिकल भी होते हैं, तरंग भी होती है और कण भी होते हैं। अभी आपको समझाया था कण, फोटोन, और तरंग में क्या क्या होता था? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही, दोनों होते हैं, वेव एंड पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग वेव नेचर। अगर आप तरंग प्रकृति को लोगे तो इनमें से किसको नहीं समझा सकते? तरंग मान के कि लाइट सिर्फ एक तरंग है, इसमें से किसको नहीं समझा सकते? क्वेश्चन नंबर 6 का, शाबाश, बिल्कुल सही। किसको नहीं समझा सकते? डी वाले को नहीं समझा सकते, शाबाश। डी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बताया था ना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें अगर हम किसी चीज पे लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मतलब बिजली, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को कण, पार्टिकल वाले से पहचान सकते हैं। इसको किससे पहचान सकते हैं? पार्टिकल। बाकी ये जो तीनों है ABC, इनको हम समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें इनकरेक्ट बताओ कौन सा गलत है। इनमें से आपको एक गलत बताना है या सारे सही हैं। देखो, सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 17 सेकंड, चांद से अर्थ पे आने पर लाइट को 1.28 सेकंड, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। बिल्कुल सही। बताइए बाबू 7 का, शाबाश। 8वां लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी, क्योंकि सन से, सूरज से अर्थ पे कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट 17 सेकंड। और अगर चांद से धरती पर आने में लाइट को 1.28, एक लाइट ईयर में क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15। इसको किलोमीटर में करोगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। इनमें से कौन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है? सूरज, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चांद और बल्ब। फटाफट बताइए, शाबाश। और स्कोर भी बताना है बाद में, कमेंट करके, बाद में जो कमेंट आती हैं। बिल्कुल सही, चांद। आपको समझाया बल्ब के अंदर से खुद की रोशनी निकलती है, ल्यूमिनस होगा। आपको पता है सूरज एक स्टार है, सन, उसके अंदर से भी खुद की लाइट निकलती है, ओन लाइट। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी बेटा एक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का भी क्या है?
एक स्टार है। देखो धरती के सबसे पास कौन सा तारा है? सूरज। और जो सेकंड नंबर का दूर तारा है उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? इसमें से कोई भी गलत नहीं, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 8 ही करा रहे हैं ना, एक सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी। सी चांद। चांद सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिडिल डार्क पार्ट ऑफ अ शेडो एंड आउटर लाइट पार्ट, मतलब छाया का मध्य गहरा काला भाग और बाहरी हल्का प्रकाशमान क्या कहलाता है? समझाया ये भी आपको अच्छे से? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, अम्बरा और पेनम्बरा, प्रछाया और उपछाया। अम्बरा और पेनम्बरा। अम्बरा और पेनम्बरा। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बाबू? बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा 8 और रह गए, रुके रहना बस 2 मिनट, जल्दी जल्दी। बाउंसिंग बैग ऑफ लाइट, लाइट किसी चीज से टकरा के दोबारा वापस उसी माध्यम में आ जाती है, क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही, डी, रिफ्लेक्शन। लाइट का टकरा के दोबारा अपने माध्यम में आ जाना क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। शाबाश। परावर्तन। जल्दी करो, 10 का डी। शाबाश शाबाश, एक भी गलत नहीं होगा आज किसी का, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसमें से आएंगे, देख लेना आप लोग, तुम लोग जाना मत। शाबाश। कल वाली वीडियो कुछ लोगों को डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही थी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यूट्यूब की ओर से, वो ठीक हो जाएगी, तो उसे आप वैसे चला के देखना बाबू, क्या कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट लॉ कहता है कि आपतित, अभिलंब और परावर्तित एक ही तल पर होती हैं। इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, अभी पढ़ाया था आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों सही हैं। बिल्कुल सही, 10 का डी, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनमें से कौन सी प्लेन मिरर की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। समतल प्रतिबिंब, समतल दर्पण की बात हो रही है, सोचो, आंसर आना चाहिए। सीजीएल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जब चलेंगी जब ही पढ़ोगे कि पहले से पढ़ोगे हैं? बिल्कुल सही, 12th का सही से नहीं दे रहे हो आंसर देख के, बिल्कुल सही। ए वाले में दिक्कत है क्योंकि वहां मैंने रियल लिख रखा है, मैंने वास्तविक लिख रखा है ए ऑप्शन में, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कैसी होती है इमेज? वर्चुअल होती है, आभासी। तो ए वाला ऑप्शन गलत है, रियल की जगह क्या आएगा वहां पे? आभासी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ए। वो मैंने जानबूझ के गलती की है उसमें, और तुम लोग डी आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, एंगल बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच में एंगल 40 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे लिखी हुई है। कहां पे लिखी हुई है बेटा? 12th का ए ऑप्शन है, ए। अच्छे से पढ़ो, वहां मैंने रियल लिख रखा है, वास्तविक, कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, जबकि होता कैसा है? आभासी। सोच के आंसर दिया करो। 13 कितनी होंगी? देखो सर, इसको थोड़ा बोर्ड दिखा दीजिए। आपको पता है एंगल कितना है दोनों के बीच में? 40 डिग्री, और वो कहां रखी हुई है? एंगल बाइसेक्टर पे। तो आपको क्या करना होगा? थीटा 40 डिग्री दे रखा है, आप 360 को 40 से डिवाइड कर दो फॉर्मूले के अनुसार। क्या आ गया? 9 है ऑड, ये क्लियर हो गया। विषम
फिर हमें पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वस्तु वो कहां रखी हुई है, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर पे, तो इसमें से एक माइनस कर दो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 8। 8 मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे रखी हुई है चीज। अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे ना रह के यहां पर होती कहीं पे तो कितने होते, 9। लेकिन क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंगल बाइसेक्टर, समद्विभाजक पर रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंसिडेंट रे को बनाकर, मतलब इंसिडेंट रे को वैसे ही रखकर मिरर को 30 डिग्री पर घुमाया गया तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना घूमेगी। आपतित रेखा को नियत रखकर किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री पर घुमाया गया तो परावर्तित रेखा कितनी घूमेगी, जल्दी बताइए। परावर्तित रेखा कितनी घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, डबल घूम जाती है ना, बिल्कुल सही। अभी बताया था ना, अगर वो 30 डिग्री घूमेगी तो वो कितनी घूम जाएगी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 50 डिग्री। इसको समझ लेना, ये मैंने कराया नहीं है। डेविएशन को बोलते हैं विचलन। ये मैंने इसीलिए नहीं कराया कि मैं समझाऊंगा इसको क्वेश्चन में, जो लोग चले गए उनका नुकसान होगा। विचलन ये है, समझिएगा कि डेविएशन क्या होता है। सर हटा दीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 50 डिग्री, 50 डिग्री। बच्चा समझिएगा कि मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये सीधी चली जाती, लेकिन ये सीधी ना जाके क्या हुआ कि यहां से टकरा के ऐसे मुड़ गई। समझ रहे हो ना, ये आपतित रेखा, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल अभिलंब। इसके और इसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 50 डिग्री। कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड भी कितना हो गया, 50 डिग्री। ये टोटल कितना होता है, 90। ये और ये मिलके 90, ये 50, तो इधर कितना बच गया, 40। कहने का मतलब ये रे सीधी जाती, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, लेकिन यहां से ये मुड़ गई, ये क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो कितनी डेविएट हो गई, कितनी विचलित हो गई, इसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन, विचलन। कि रेखा कितनी विचलित हो गई, तो वो एंगल निकालना है। याद रखिएगा, अगर इंसिडेंट रे कितना है 50, तो टोटल 90 होता है, तो बचा हुआ इधर का कितना रह गया, 40 डिग्री। रहा नहीं रहा, ये 40, तो ये भी कितना रह गया, 40 डिग्री। अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए नहीं हो गए, ये 40 तो ये भी 40। आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, ये 50 तो ये भी कितना रह गया, 40। इन दोनों को ऐड करो, 40 और 40 कितना हो गया, 80 डिग्री। या सिंपल याद रख लो कि ये वाला एंगल जितना हुआ करे, इधर 50 है तो इधर 40, इधर 60 होता तो इधर 30, इसका डबल कर दिया करो। इस एंगल का क्या कर दिया करो, डबल। अगर आप डबल कर दोगे, 2 गुना कर दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण आ जाएगा। कितना डिग्री आएगा, 80 डिग्री। कितना आएगा, 80 डिग्री। साफ है आपके सामने कि अगर ये रेखा सीधी चली जाती, लेकिन सीधी ना जाकर ये मुड़ गई, तो कितनी अपनी ओरिजिनल तो यही था ना, ओरिजिनल से कितनी भटक गई, कितनी विचलित हो गई, 80 डिग्री। क्योंकि देखो 80 और 100 कितने हो गए टोटल, एक लाइन जो मिल गई 180 डिग्री की बन गई, नहीं बन गई। अरे पूरा एक लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है ना, सही है, 80 डिग्री। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक इमेज आपकी तरफ 16 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रही होगी मिरर की तरफ। कह रखा है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 16 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो वस्तु की स्पीड क्या होगी। बताया था मैंने, फटाफट बताइए निकाल के जल्दी। 16 का बी, बिल्कुल सही। सर हटा दीजिए। अगर ये इमेज है, ये कितनी स्पीड से आ रही है, 16, इसको कह सकते हैं 2v।
तो जो ऑब्जेक्ट है वस्तु वो कितनी से जा रही होगी v, मतलब इसका आधा, क्योंकि जो प्रतिबिंब की स्पीड होती है वो वस्तु की डबल होती है, दोगुनी होती है ना। तो दोगुनी कितनी होगी 16, तो बची हुई कितनी होगी इधर की 8 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया बी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 है नहीं, जल्दी बताइए। ये हो गया ना क्लियर। 8 मीटर 17 लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 20 मीटर है, तो उसका पूरा इमेज देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, आधी होनी चाहिए। दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? आधी। अगर ऑब्जेक्ट 20 मीटर की है तो कम से कम आधी 10 मीटर तो होनी चाहिए। ए, क्वेश्चन नंबर 17 का ए बिल्कुल सही, हाफ, आधी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा प्लेन मिरर का कार्य नहीं है? कितना इजी है, फटाफट बता दो और मुझे जवाब दो कि क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हां सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक और शेयर जरूर किया करो साथियों, मोटिवेशन मिलेगा, आगे और अच्छा समझा पाऊंगा। और हर दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को पिछले दिन से बेहतर पढ़ाऊं। मुझे पूरा विश्वास है मुझे अपने कि आज मैंने कल से बेहतर पढ़ाया था, कल परसों से बेहतर, और धीरे धीरे ऐसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप लोग लाइक शेयर मत करना भूलिए। बिल्कुल सही, जो रियर साइड व्यू मिरर होता है वो तो कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। बाकी इन तीनों में काम आता है। तो कार के साइड का जो शीशा होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कल पढ़ेंगे। अब एक बार बताओ, 18 में से स्कोर बताओ और आपको वादा करो कि सर हम इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसने अभी तक नहीं किया है। बाकी आप पे भरोसा है, सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले आप सभी लोग अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे सब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लाइव के बाद में जो कमेंट आती हैं उन कमेंट को मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, समझ लीजिएगा। उसमें आप लोग क्या करो, अपना स्कोर जरूर पोस्ट करना कि आपका कितना कितना स्कोर आया। मुझे लगता है सबका सही हुआ होगा एकदम। किसी के 12-13 आ रहे हैं, इसका मतलब उसने ध्यान नहीं दिया आज की क्लास में। दोबारा कीजिएगा एक बार। हिंदी इंग्लिश दोनों मल्टीपल लैंग्वेज ने जाने क्या क्या करके करा रहा हूं, बस आप लोग इतना कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया, ठीक है। समझ में आया ना आज की चीजें? अच्छी थी क्लास? मुझे लगता है कि पहले से कोशिश और अच्छी होगी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना और स्वस्थ रहिएगा। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। एक बात याद रखिएगा, अपने साथियों को बता देना, यह क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस, विज्ञान बहुत अच्छे से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो।